वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। पिछले वाले वीडियोस में मैंने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे फिज़िक्स के, जो कि टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन एंड टैट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अभी मैं उन्हीं को आगे प्रोसीड करते हुए नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ, दैट इज़ एक्सेलरेशन। इसमें हम पहले इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सबके लिए। Let's start the topic acceleration. Acceleration basic definition आप सबको पता है, this is time rate of change of velocity. Like this velocity में जैसे जैसे change आता है with the time, wait a second, with the time उसको acceleration बोलते हैं। नेक्स्ट एक किस टाइप की क्वांटिटी है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका, क्योंकि एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसकी जो डायरेक्शन भी है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, वेलोसिटी चेंज के ऊपर डिपेंड करती है। वेलोसिटी जिस हिसाब से आपकी चेंज होती है उसी हिसाब से आपके एक्सेलरेशन भी चेंज होएगी। अब देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको तीन चीज़ें दे रखी है कि वेलोसिटी किस किस हिसाब से चेंज होती है। तो फर्स्ट तो ये है कि वेलोसिटी में एक तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। दूसरा टाइप ऑफ चेंज वेलोसिटी में क्या हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। थर्ड चेंज क्या हो सकता है, दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों उसके चेंज होंगे। वेलोसिटी के अगर चेंज होते हैं तब आपके पास एक्सेलरेशन क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला है कि अगर आपके पास वेलोसिटी में डायरेक्शन में चेंज आता है, तब जो एक्सेलरेशन होगा वो उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में होगी, करेक्ट। दूसरा, जब आपके पास जो मैग्नीट्यूड है, आपके पास मैग्नीट्यूड में जब आपके पास चेंज आता है वेलोसिटी में, उस टाइम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल में होगी। नेक्स्ट, अगर आपके वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में चेंज आ रहा है, तब आपके पास एक्सेलरेशन के हम दो कंपोनेंट्स लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स लेते हैं। पहला एक कंपोनेंट क्या होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में होगा, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल होगी, करेक्ट। इनके एग्जांपल्स क्या है, जो फर्स्ट केस है जहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसका एग्जांपल आएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट इज ये आपका सेकंड केस, जब आपके पास मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज हो रहा होता है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी, ये उसका एग्जांपल है। जब आपकी मोशन, कोई भी बॉडी अगर ग्रेविटी के अंदर मूव करती है तो उसमें वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन क्या होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल में आएगा। नेक्स्ट क्या हो गया आपके पास, नेक्स्ट आपके पास है प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट आपके पास ये प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल है कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उसके दौरान आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज होती है, और जो एक्सेलरेशन होगा उसके दो कंपोनेंट्स लिए जाएंगे। एक कंपोनेंट क्या होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में आएगा, और दूसरा कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। इसका डायमेंशन जो फॉर्मूला होता है दैट इज LT-2, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आता है टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन होते हैं आपके पास दो टाइप के, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम इनको देखते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बहुत ही सिंपल है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, जब थ्रू आउट कोई मोशन हो रही है तो उस मोशन के दौरान उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कुछ स्पेशल नोट दे रखा है, इसको ध्यान से पढ़िए। If a particle is moving with the uniform velocity acceleration, this does not necessarily imply that the particle is moving in a straight line. For example, the projectile motion. यानी कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन सिर्फ उसी सिचुएशन में यूनिफॉर्म हो। स्ट्रेट लाइन में ही ज़रूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, उसके अलावा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान भी एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म
हो सकता है, सॉरी होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होता है। सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही पॉसिबल नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म सिंपल सी चीज़ है कि पूरे प्रोसेस के दौरान अगर उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होता आ रहा है, यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तब वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। अब करते हैं फॉर्मूले की बात। फॉर्मूला इसमें क्या आ गया, फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। सिंपल सी चीज़ है फॉर्मूला इसका। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हुआ आपके पास, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो उसमें चेंज आता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब कि एक्सेलरेशन में जो भी चेंज आ रहा है आपके पास, वेलोसिटी में सॉरी जो भी चेंज आ रहा है पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर। नेक्स्ट हम कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे दो फिगर्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक है आपके पास सर्कुलर मोशन, दूसरा है आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन। सर्कुलर मोशन एंड द प्रोजेक्टाइल मोशन, इन दोनों में हम वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है उनके बीच के एंगल्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि उन दोनों की जो डायरेक्शन है उनके बीच के एंगल को डिस्कस करेंगे। ये सर्कुलर मोशन में आप देख सकते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से होंगे, जिस डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी जो आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है वो आपके पास क्या आ रहा है, 90 डिग्री आएगा बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। करेक्ट। अब हम जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ। ये प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें आपके पास क्या है, थ्रू आउट द होल प्रोसेस आपका जो एक्सेलरेशन है और जो वेलोसिटी है उसके जो बीच का एंगल है वो हर बार चेंज होता आ रहा है। इसमें आपके पास क्या था, सर्कल में आपके पास इसमें हर जगह 90 डिग्री का चेंज आ रहा था, एंगल आ रहा था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में। लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे आपका जो एंगल है हर बार चेंज कर रहा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में, ऑलवेज चेंजिंग। ओके, अब चलते हैं आगे हम नेक्स्ट पॉइंट है, इफ अ फोर्स एफ एक्ट ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एम देन बाय द न्यूटन सेकंड लॉ। सबको पता है न्यूटन सेकंड लॉ में आपके पास क्या आ गया, आपके पास जैसे फॉर्मूला आता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि हम एक्सेलरेशन को डिस्कस कर रहे हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि इसमें आपके पास ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी या फिर डी स्केयर एक्स अपॉन डी टी स्केयर। बहुत बेसिक चीज़ है, ये सबको आती है, बट तब भी हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा आता है आपके पास नेक्स्ट वाला, ये वाला पॉइंट, इफ वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। अगर आपके पास वेलोसिटी कैसे दे रखी है, एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। फंक्शन ऑफ पोजीशन मतलब तब उस सिचुएशन में हम एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे। एक्सेलरेशन आपके पास क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी होता है। डी वी अपॉन डी टी हम क्या कर सकते हैं, डी एक्स से मल्टीप्लाई किया एंड डी एक्स से हमने डिवाइड कर लिया, इसको हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया। इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू वी डॉट डी वी अपॉन डी टी। कुछ क्वेश्चंस में हम एक्सेलरेशन जैसे निकालते हैं तो इस तरीके से भी निकालते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, आपको न्यूमेरिकल कैसा दे रखा है। कहीं पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कहीं पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, इफ अ पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फॉर अ टाइम t1, एक्सेलरेशन है a1, t1 टाइम के लिए एक्सेलरेशन है a1 और t2 टाइम के लिए एक्सेलरेशन है आपके पास a2, तब आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या आएगा। याद रखिएगा एवरेज एक्सेलरेशन के आपके पास फॉर्मूला आता है a एवरेज इज इक्वल टू a1 t1
प्लस A2T2 अपॉन T1 प्लस T2। इसको याद रखिएगा फॉर्मूले को। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, ये आपके MCQs में भी पूछे जा सकते हैं। ये जैसे हमने 9th वाला पॉइंट डिस्कस किया एवरेज एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। ये MCQs में डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकते हैं और इनके बेस पे कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अब चलते हैं 10th पॉइंट की तरफ को। 10th पॉइंट भी बड़ा इजी है। इसमें आपको पहले दो बॉडीज़ दे रखी हैं डिफरेंट मासेस की, M1 मास एंड M2 मास। तो दोनों के ऊपर फोर्सेस आपके पास क्या लग रही है, सेम लग रही है। यहाँ पे भी F है, यहाँ पे भी F है। तो जो फर्स्ट बॉडी है उसका एक्सेलरेशन, उसमें A1 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, सेकंड बॉडी में A2 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब जब दोनों बॉडीज़ को हम कंबाइन कर रहे हैं, दोनों बॉडीज़ को कंबाइन करके क्या कर दिया हमने, एक बॉडी बना दिया। तो अब इस पूरी बॉडी का टोटल मास क्या हुआ, M1 प्लस M2। इसके ऊपर फोर्स क्या लग रही है, F। ये एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, A। तो अब आपके पास टोटल एक्सेलरेशन क्या आएगा, इसके लिए टोटल एक्सेलरेशन आपके पास आएगा, यहाँ पे आपको फॉर्मूलेज दे रखे हैं ये 1/A इजकल टू 1/A1 प्लस A2 और A इजकल टू A1 A2 अपॉन A1 प्लस A2। ये भी आपके पास डायरेक्ट MCQ में पूछा जा सकता है या फिर न्यूमेरिकल आ सकता है इसके बेस पे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 9th पॉइंट क्या बोलता है, एक्सेलरेशन कैन भी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा वेलोसिटी की वैल्यू के ऊपर कि वेलोसिटी क्या है। अगर तो वेलोसिटी आपके पास इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। अगर आपके पास वेलोसिटी ज़ीरो है या फिर यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, तब आपके पास एक्सेलरेशन ज़ीरो आएगा। और अगर आपके पास जो वेलोसिटी है वो डिक्रीजिंग है, तब आपके पास एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, करेक्ट। अब नेक्स्ट आपके पास 10th पॉइंट है, फॉर मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू G। ये हम सबको पता है। और कोई बॉडी मूव कर रही है ग्रेविटी के अंदर, तो उसकी जो एक्सेलरेशन को है हम ग्रेविटी G लेके चलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान के चलते हैं, जिसकी वैल्यू हम सबको पता है, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड के। ज़्यादातर यही यूज़ होता है। और दूसरा सेंटीमीटर की यूनिट में अगर देखें तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन बॉडी इज मूविंग, व्हेन बॉडी इज एक्सेलरेटिंग अंडर ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, अच्छा अभी यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल शुरू हो रहे हैं। हम थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसे आपका फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये इसको देखते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या क्या दे रखा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस दे रखा है। डिस्टेंस आपके पास क्या है, 2t² प्लस 2t प्लस 4। ये आपके पास डिस्टेंस दे रखा है, जहाँ पे s आपका जो है वो मीटर में है और t आपका सेकंड में है। और जो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन्होंने पूछा हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे s दे रखा है, s इक्वल टू 2t² प्लस 2t प्लस 4। आपको एक्सेलरेशन निकालना है। सबसे इजी है क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, डबल डिफरेंशियल ऑफ डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले s का डिफरेंशिएट करेंगे। s का डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, s इक्वल टू आपके पास 2t² प्लस 2t प्लस 4। जब इसको हम वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 4t प्लस 2। एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे, आपके पास क्या आ गया 4 और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें जो आपका आंसर है वो ऑप्शंस में, दैट इज आंसर बी। ये आप नीचे क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोजीशन x of a particle varies with the time t as x is equal to at² minus bt cube. The acceleration of the particle will be 0 at the time t equal to। इन्होंने यहाँ पे आपको डिस्टेंस की इक्वेशन दे रखी है टाइम की फॉर्म में,
और इन्होंने एक चीज़ गिवन दे रखी है। गिवन क्या है कि एक्सेलरेशन हमारा 0 है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 एट द टाइम t इक्वल्स टू, और उन्होंने टाइम निकालने के लिए बोला है, ठीक है ना। आपको एक मिनट, डिस्टेंस रखा है, डिस्टेंस आपका कितना है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब दे रखा है। दूसरा इन्होंने एक्सेलरेशन आपको बता रखा है कितना है, 0 है। इन्होंने आपको क्या पूछा है, इन्होंने आपको टाइम पूछा है। तो सिंपल सी चीज़ है, आप क्या करेंगे, आपको एक्सेलरेशन आपको गिवन है, तो ये जो x है इसको आप इस यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, हम इस x को क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वहाँ से आपके पास जो एक्सेलरेशन है, पहले 1 टाइम करके देखते हैं। v इक्वल टू क्या आता है आपका 2at माइनस 3bt स्क्वायर, करेक्ट। अब हम ये निकाल लेंगे यहाँ से एक्सेलरेशन, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस 6bt, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें क्या दे रखा है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास 0 है। तो अब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे इसको, जैसे हमने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। दोबारा से करते हैं इसको, एक्सेलरेशन को 0 पुट कर दिया, वहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम निकाल के हमारे पास वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, जैसे यहाँ पे दे रखा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 है। ये देखिए एक्सेलरेशन 0 पुट कर दिया, यहाँ पे डिफरेंशियल के हमारे पास वैल्यू है 2a माइनस 6pt, और यहाँ से हमने निकाल लिया टाइम का फॉर्मूला। टाइम इज इक्वल टू क्या आ गया, a/3v, जो कि करेक्ट है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय द y इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस टी टी 4। द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर रिस्पेक्टिवली। इजी है, इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन बोला है निकालने के लिए। तो इनिशियल कब होगी, इनिशियल कब होगी, जब कोई बॉडी मूव करना स्टार्ट कर रही है। जब बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तब उसका एक्सेलरेशन कितना था। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, जब कोई बॉडी मूव करती है, जब कोई बॉडी स्टार्ट करती है, उस टाइम को हम उस टाइम पे हम जो उसका टाइम होगा वो उसको 0 लेके चलते हैं। इनिशियल टाइम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा 0 से टाइम को मेजर करना शुरू करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कब थी, जब टाइम इक्वल टू 0 था, तब वेलोसिटी जो थी उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। और जब टाइम 0 था उस टाइम जो एक्सेलरेशन थी उसको इनिशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। यानी कि इनडायरेक्टली इन्होंने क्या बता रखा है, आपको गिवन दे रखा है कि जो आपके पास t है वो 0 है फॉर इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। आपके पास सिंपली यहाँ पे आपको डिस्टेंस दे रखा है, y इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी 4 दे रखा है। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपके पास v आ जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि टाइम आपके पास क्या आएगा, 0। तो आपको v निकालना है, उसमें टाइम 0 पुट करना है, वहाँ पे आपके पास v की वैल्यू निकल आएगी। और फिर आपको ये जो वेलोसिटी वाली इक्वेशन होएगी इसको डिफ्रेंशिएट करना है, वहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा, उसमें भी आपको t इक्वल टू 0 पुट करना है, तो वहाँ से आपके पास इनिशियल एक्सेलरेशन निकल आएगा, करेक्ट। तो आपके पास सॉल्व करके क्या आएगा, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आपके पास जो वेलोसिटी है वो कितनी आ रही है, वेलोसिटी आ रही है b और एक्सेलरेशन आ रहा है 2c। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, b एंड 2c, यानी कि ऑप्शन c। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड कर लेते हैं इसको ज़रा। The relation between t and the distance is t is equal to alpha x square plus beta x, where alpha and beta are constants. The retardation is
आपको टाइम की इक्वेशन दे रखी है डिस्टेंस की फॉर्म में, अल्फ़ा बीटा वहाँ पे कांस्टेंट है, आपको रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सीलरेशन कितना होगा आपको वो निकालना है। सिंपल सी चीज़ है। आप क्या कर सकते हैं, आप इस जो आपको इक्वेशन दे रखी है आपको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए उसको। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप क्या निकाल देते हैं, तो डी टी अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे। डी टी अपॉन डी एक्स आपके पास क्या आता है, 2 α x प्लस बीटा आ जाएगा आपके पास। और हमने निकालना है यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हमने जैसे यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स निकाल लिया है, तो डी टी अपॉन डी एक्स निकाला है, इसको उल्टा कर देंगे तो हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा। और वहाँ से हम इसको देख लेंगे हमारे पास क्या आया था, डी टी अपॉन डी एक्स क्या आया था, 2 α x प्लस बीटा आया था। तो इसको उल्टा करके डी एक्स अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, 1/2 α x प्लस बीटा आ जाएगा। अब इन्होंने क्या पूछा, एक्सेलरेशन पूछा है। एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करेंगे, आप हम यहाँ पे अच्छा ये जो डी एक्स अपॉन डी टी आपका वेलोसिटी आया तो इसको आप आगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी वी अपॉन डी टी निकाल लेंगे, वहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन निकल आएगा। एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे आंसर में चेक कर सकते हैं। आपके पास आंसर क्या आ रहा है, -2 α/v³, यानी कि इसमें जो करेक्ट है वो है, इसमें आपके पास एक माइनस आएगा साथ में, ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If displacement of a particle is directly proportional to the square of time, then particle is moving with a uniform acceleration, b is the variable acceleration, c is the uniform velocity, d is the variable acceleration but uniform velocity। इसमें से कौन सा हो सकता है, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करके भी देख सकते हैं अपने हिसाब से। इन्होंने क्या बोला है कि जो आपका डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, तो मतलब डी आपके पास इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट ले लिए के टी स्क्वायर हो गया। अब इन्होंने बात की है एक्स, यस आगे हम डिस्कस करके देख लेते हैं। और अच्छा हम इसको वेलोसिटी निकाल सकते हैं डिफ्रेंशिएट करके, तो यहाँ पे आपको 2kT आ गया। तो जो वेलोसिटी है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो सी ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास करेक्ट, ये वाला क्रॉस। अब नेक्स्ट हम एक्सेलरेशन निकाल के देख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया, डी वी अपॉन डी टी, और आपके पास वेलोसिटी क्या थी वहाँ पे, डी अपॉन डी टी किसका किया, 2kT का डिफरेंशिएट किया, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2k, एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 2k। तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट यानी कि हमारे पास क्या आ रही है, यूनिफॉर्म वैल्यू आ रही है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी आपकी नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन आपकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं कि पार्टिकल्स मूविंग ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 10 moving eastward with the velocity of 5 meter per second, full stop. In 10 seconds the velocity changes to 5 meter per second northwards, ईस्ट की तरफ जा रही है with the velocity 5 meter per second, फिर 10 seconds के बाद वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है with the velocity 5 meter per second। अब आपसे एवरेज एक्सेलरेशन उन्होंने पूछ रखा है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से देखना है आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। डायग्राम में देखते हैं ड्रॉ करके, आपके पास बॉडी है वो मूव कर रही है ईस्टवर्ड डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये नॉर्थ की तरफ को मुड़ गई, ऐसे जा रही है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड है, कितने टाइम के बाद ये है, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड्स के बाद। ओके तो ये आपके पास v1 वेलोसिटी है, ये आपके पास v2 वेलोसिटी है। एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, एवरेज एक्सेलरेशन आपके पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, del v अपॉन del t।
अब आपके पास वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे भी 5 दे रखी है और यहाँ पे भी 5 दे रखी है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। चेंज इन वेलोसिटी आपके पास आ जाता है डेल वी अपॉन डेल टी। यहाँ गया आपके पास डेल वी इज इक्वल टू V2 माइनस V1 आ गया। हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ जैसे नीचे एक्सप्रेशन में दे रखा है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 कॉस एंगल कितना है दोनों के बीच में 90 डिग्री। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा। हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ रही है, 5/2 आ रही है। अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, 5/2 अपॉन टाइम कितना था 10 सेकेंड्स। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जहाँ तक बात है डायरेक्शन की, डायरेक्शन हमने पीछे स्टडी किया था। इसमें आपके पास क्या चेंज हो रहा है, इसमें आपके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, आपके इसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हमने पीछे क्या देखा था कि अगर वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू उसके परपेंडिकुलर में आएगी। तो इसलिए आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन की तरफ है, वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 18 में बोलते हैं कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड मूव अलोंग द एक्स एक्सिस such that the velocity at an instant is given by 40 cube minus 2t, where t is in second and velocity is in meter per second. What is the acceleration of the particle when it is 2 meter from the origin? आपको यहाँ पे velocity की इक्वेशन दे रखी है 4t क्यूब माइनस 2t। आपको डिस्टेंस दे रखा है 2 मीटर के डिस्टेंस पे आपका एक्सीलरेशन कितना होगा। सबसे पहले क्योंकि आपको इन्होंने वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी से आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, यानी कि आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, वहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन निकल आएगा a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। वो आपके पास कितना आया 12t स्क्वायर माइनस 2, आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। अब इन्होंने आपको क्या दे रखा है, इन्होंने आपको डिस्टेंस दे रखा है। आपके पास डिस्टेंस है s इज इक्वल टू 2 मीटर। अब क्या है आपके पास, अब आपको टाइम की ज़रूरत है, आपको टाइम नहीं पता कितना दे रखा है, टाइम निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको यहाँ पे टाइम की वैल्यू भरनी है। यहाँ से टाइम निकलेगा और आप टाइम की वैल्यू यहाँ भरेंगे तब आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो उसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे, उसके लिए आप ये एस का यूज़ करेंगे। आपको डिस्टेंस गिवन है, अगर अब आप एक डिस्टेंस का फॉर्मूला कहाँ से निकालेंगे इसमें से, क्योंकि आपको यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है। वेलोसिटी आपको कितनी दे रखी है, यहाँ पे वेलोसिटी आपको दे रखी है 4t क्यूब माइनस 2t, ये आपको वेलोसिटी गिवन है। यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, इसका जो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू dt, सॉरी, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आएगी 4t4 अपॉन 4 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि आपके पास क्या आ रहा है टी स्क्वायर टी रेज़ पावर 4 माइनस टी स्क्वायर आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है वैल्यू में t4 माइनस टी स्क्वायर, और डिस्टेंस आपका कितना है 2 है। तो वहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो t हमारे पास क्या आएगा √2 आएगा। अब इस √2 को हम एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। एक्सेलरेशन यहाँ पे इस तरीके से निकाल रखा है, ये आपके पास एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट करके निकाल रखा है 12t स्क्वायर माइनस 2। और वहाँ से √2 की वैल्यू उठाएंगे, टाइम की वैल्यू उठाएंगे, √2 इसमें भरेंगे और आपके पास आंसर क्या आएगा 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर है आपका बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है आपको कि अ बॉडी ऑफ द मास 10 kg इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर स्क्वायर। मास से रखा बॉडी का 10 kg, उस कांस्टेंट वेलोसिटी है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट फॉर
4 सेकेंड ऑन इट, इट मूव्स विद द वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कैसे? ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। अब आपका एक्सेलरेशन कैसा हुआ, यानी कि आपकी बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है, इसका वेट कितना है 10 kg और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, अब इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। अब उन्होंने आपको एक्सेलरेशन पूछा है कि अब इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इसका। आपको यहाँ पे वेलोसिटीज दे रखी हैं, एक वेलोसिटी है 10 क्योंकि और दूसरी वेलोसिटी है इसकी -2, क्योंकि दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने दूसरी वेलोसिटी को माइनस में लिया है। तो तो फर्स्ट वाली वेलोसिटी है +10, सेकेंड वाली वेलोसिटी ली -2। अब हम निकालेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको पता है चेंजिंग वेलोसिटी होता है, तो चेंजिंग वेलोसिटी आप यहाँ पे डाल देंगे v2 - v1। टाइम आपको गिवन है 4 सेकेंड, सिंपली आप फॉर्मूले में डाल लेंगे, आपके पास आंसर क्या आ रहा है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच गाइज। अभी आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको सही लगता है मेरे बनाए हुए वीडियोस, क्योंकि मैं इसमें बहुत मेहनत कर रही हूँ ये सब करने के लिए, तो अगर आपको सही लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी हौसला मिलता है और ज़्यादा आगे मेहनत करने का। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू।